नमस्कार, मैं मणिभूषण। पॉपुलेशन इकोलॉजी के सेकंड पार्ट के वीडियो में आज हम अगले टॉपिक की स्टडी करें। अब जनसंख्या पॉपुलेशन के हम पिछले 4 विशेष लक्षणों की स्टडी कर चुके हैं, जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी, बर्थ रेट या डेथ रेट, मोर्टेलिटी और एज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम फिफ्थ टॉपिक हम इसमें लेते हैं एज पिरामिड या आयु पिरामिड। एक पॉपुलेशन में आयु के डिस्ट्रीब्यूशन को पिरामिड के रूप में दर्शाया जाता है। मतलब एज के एक पॉपुलेशन में, जैसे मैंने एज डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, 3 टाइप एज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप के ग्रुप पाए जाते हैं: प्रजनन पूर्व, प्रजनन आयु एंड पश्च प्रजनन आयु, या प्री रिप्रोडक्टिव एज या पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। इनका हम डिस्ट्रीब्यूशन किस एक पॉपुलेशन में किस तरीके से हम इसको अगर डायग्राम के रूप में दर्शा जाए तो वह एक पिरामिड के रूप में सामने आता है, जिसको हम एज पिरामिड कहते हैं। तो ये भी 3 टाइप के होते हैं। हम जैसे डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें डायग्राम दिखाए गए एज क्लासेस इन ईयर: डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन यानी घटती हुई पॉपुलेशन, दूसरा स्टेबल पॉपुलेशन यानी कि स्थिर पॉपुलेशन, तीसरी यंग पॉपुलेशन। जैसे कि अब एज में दिखाएंगे कि डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, घटती हुई पॉपुलेशन में जो प्रजनन आयु वाला जो ग्रुप है वह कम पाया जाता है, मतलब यूथ कम पाए जाते हैं और बुजुर्ग ज़्यादा पाए जाते हैं। स्टेबल पॉपुलेशन में मतलब प्रजनन करने वाले जीव या युवा जीव की संख्या अधिक पाई जाती है। मतलब औसत रूप से डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन से अधिक पाई जाती है। यंग पॉपुलेशन में प्रजनन करने वाले जीवों की संख्या अधिक पाई जाती है। यह काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड होते हैं। इसको आगे हम पिरामिड के रूप में दिखाए जाते हैं। ये छोटा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। अगर हम इसको पिरामिड की बात की जाए तो देखो, हमें 3 तरह के पिरामिड 3 तरह के स्ट्रक्चर प्राप्त होते हैं। जिसमें ए तो है पूरा स्टेबल पिरामिड, जो बताता है कि पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग या पॉपुलेशन बढ़ रही है। दूसरा है घंटी बेल टाइप का पिरामिड या घंटी या बेल टाइप का पिरामिड, यह स्टेबल पॉपुलेशन को शो करता है। तीसरा है अर्न या घड़े प्रकार का पिरामिड, जो घटती हुई पॉपुलेशन को शो करता है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि ए टाइप के पिरामिड में, जिसमें एक्सपेंडिंग या बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, ए जो ग्रुप रिप्रेजेंट करता है सबसे नीचे वाला, वह प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप को करता है। मतलब बच्चे अधिक पाए जाते हैं। प्री रिप्रोडक्टिव के अंदर युवा अधिक पाए जाते हैं, उससे कम बुजुर्ग पाए जाते हैं। बेल टाइप या स्टेबल के अंदर बच्चों की संख्या और युवाओं की संख्या लगभग समान पाई जाती है, और तीसरे बुजुर्ग संख्या कम पाई जाती है। परंतु जब डिमिनिशिंग टाइप, जो घड़े प्रकार का जो पिरामिड प्राप्त होता है, वह इसके अंदर बच्चों की संख्या कम, युवाओं की भी संख्या कम तथा बुजुर्गों की संख्या अधिक पाई जाती है। तो इसमें साफ कहने का, तेजी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन में प्रजननशील सदस्यों की संख्या अधिक होती है। पतनशील या घटने वाली पॉपुलेशन में प्रजननशील सदस्यों की संख्या कम होती है, तथा एक स्थायी या स्टेबल जीव में तीनों आयु की संख्या सदस्य लगभग तीनों एज ग्रुप के सदस्यों की संख्या लगभग नियत या फिक्स रहती है। यह एज पिरामिड को दर्शाता है या इसको शो करता है। इसका 6वां पॉइंट है बायोटिक पोटेंशियल या जैविक क्षमता। जैविक क्षमता का आकलन प्रजाति की उच्चतम संभावित दर या उच्चतम प्रजनन गति से लगाया जा सकता है। संभावित जन्म दर या संभावित मृत्यु दर के उपरांत शेष जीवित रहने योग्य सदस्यों की संख्या को ही बायोटिक पोटेंशियल या जैविक क्षमता कहते हैं। मतलब संभावित जन्म दर तथा संभावित मृत्यु दर के बाद जो शेष एक पॉपुलेशन के अंदर संभावित जन्म दर और संभावित मृत्यु दर के उपरांत जो शेष पॉपुलेशन जीवित रहती है, उसको हम कहते हैं जैविक क्षमता या बायोटिक पोटेंशियल। पॉपुलेशन में आयु वितरण स्थिर हो, तो पर्यावरणीय परिस्थिति उपयुक्त हो, तो जीव समष्टि में सदस्यों की संख्या वृद्धि होती है, जो बायोटिक पोटेंशियल कहलाती है। जैविक क्षमता तथा वास्तविक दर में अंतर को पर्यावरणीय प्रतिरोध के रूप में आकलित किया जाता है। हमेशा किसी भी पॉपुलेशन में बायोटिक पोटेंशियल स्थिर रहती है, चाहे उसकी संख्या में कमी हो, चाहे उसकी संख्या में बढ़ोतरी है। ये उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। इसका 7वां टॉपिक होता है बायोटिक फैक्टर इंटरेक्शन या जैविक कारक अनुक्रिया। पॉपुलेशन में आपसी अंतरक्रिया निरंतर चलती रहती है। इस अंतरक्रिया के कारण पॉपुलेशन की वृद्धि प्रभावित होती है। मतलब एक पॉपुलेशन के अंदर, उसके अंदर जितने भी जीव रह रहे हैं,
या कोई भी प्रजाति के जीव रह रहे हैं, उनके बीच में आपस में कई प्रकार की क्रियाएं चलती रहती है। इसको हम 3 टाइप में बांटते हैं, तटस्थ अनुक्रियाएं या न्यूट्रलिज्म, धनात्मक अनुक्रियाएं या पॉजिटिव इंटरेक्शन, नकारात्मक अनुक्रियाएं या नेगेटिव इंटरेक्शन। अगर हम तटस्थ अनुक्रियाएं की बात की जाए तो तटस्थ अनुक्रियाएं से समष्टि की डायमेंशन पॉपुलेशन डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे वो क्रियाएं होती है नहीं होती, डेंसिटी ना तो कम होती है ना ज़्यादा होती है। पॉजिटिव इंटरेक्शंस में वो सभी क्रियाएं आती है जिससे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है, जैसे कि सहजीवन, म्यूचुअलिज्म, सहभोज्यता, कमेंसलिज्म। इससे क्या जीव आपस में एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जिससे कि उनकी आबादी बढ़ती है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव इंटरेक्शन कहते हैं। इससे पॉपुलेशन डेंसिटी लगातार बढ़ती जाती है। और थर्ड टाइप का इंटरेक्शन होता है नेगेटिव इंटरेक्शन। ये इस कारण इंटरेक्शन के कारण पॉपुलेशन डेंसिटी को लॉस होता है, पॉपुलेशन की कमी होती है, जैसे कि प्रेडेशन, परभक्षण, पैरासिटिज्म, कंपटीशन। ये सभी अनुक्रिया वो है जिससे एक जीव दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाता है। प्रेडेशन में एक जीव दूसरे जीव को मार के खा जाता है, पैरासिटिज्म में एक जीव दूसरे जीव पे पैरासाइट बन के रहता है, जिससे दूसरा जीव भी इन द लास्ट मरी जाता है। और कंपटीशन मतलब कि 2 जीवों के बीच में कंपटीशन होता है, और जो कंपटीशन जीतता है और जो वह सर्वाइव करता है और जो हारता है वह सर्वाइव नहीं कर पाता। तो इन सभी के कारण पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है, जीवों की संख्या, पॉपुलेशन कम होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है, इसलिए इसको हम नेगेटिव इंटरेक्शंस कहते हैं। इसका 8वां लक्षण होता है पॉपुलेशन साइज रेगुलेशन या समष्टि आकार नियमन। यह कहता है कि जीव जंतुओं की संख्या में निरंतर वृद्धि इनका एक स्वाभाविक गुणधर्म है, लेकिन यह वृद्धि केवल कैरिंग कैपेसिटी या संवहन क्षमता तक ही होती है। संवहन क्षमता स्तर के उपरांत जीवों की संख्या में दोलन होता है। इस प्रकार जीव समष्टि में जीव संख्या में स्वनियमन की घटना पाई जाती है। यह लक्षण कहता है कि एक जो पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन में प्रजातियों की संख्या एक लेवल तक बढ़ती है, जीवों की संख्या एक लेवल तक बढ़ती है, उस लेवल तक बढ़ने के बाद दोलन चालू हो जाता है। मतलब दोलन से मतलब कभी तो उस जीवों की संख्या अधिक हो जाती है, कभी जीवों की संख्या कम हो जाती है। तो मतलब एक पॉपुलेशन में जीवों की संख्या को कंट्रोल करने का आपस में ही, ये अपने आप में ही एक नियमन पाया जाता है, रेगुलेशन पाया जाता है। इसी को हम पॉपुलेशन साइज रेगुलेशन या समष्टि आकार नियमन कहते हैं। पॉपुलेशन के आकार का नियमन करने वाले 2 कारक 2 श्रेणियों में आते हैं। पहला बाह्य कारक एक्सट्रिंसिक फैक्टर, दूसरा आंतरिक कारक या इंट्रिंसिक फैक्टर। दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर कहलाता है। बाह्य कारक जीव संख्या घनत्व पर आश्रित नहीं होते। इनमें विभिन्न कारक जैसे जलवायु, तापमान, भोजन, आवास, ये सभी जो पॉपुलेशन से बाहर के कारक है, जो ज़्यादातर इसमें पर्यावरणीय कारक आते हैं, जैसे कि जलवायु, तापमान, फूड मिल रहा है, एनवायरमेंटल फैक्टर आते हैं। यह सब कारक एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहलाते हैं, जो किसी पॉपुलेशन की में डेंसिटी या किसी पॉपुलेशन में जीवों की संख्या को नियंत्रित करते हैं। दूसरा कारक कहलाता है आंतरिक कारक या इंट्रिंसिक फैक्टर। यह आपस में अंतर्जातीय कारक होते हैं जो पॉपुलेशन के अंदर ही पाए जाते हैं। ये आपस में जो, जैसे हम पिछले एग्जाम्पल दे चुके हैं, सहजीवन, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, ये सभी कारक आंतरिक कारक कहलाते हैं। ये किसी पॉपुलेशन में उनके जीव पाए जाने वाले जीवों की संख्या को प्रभावित करते हैं या तो बढ़ाते हैं, जैसे मैंने बताया था कि नेगेटिव पॉजिटिव पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, नेगेटिव फैक्टर्स पॉपुलेशन घटाते हैं। ये सभी इंट्रिंसिक फैक्टर में काउंट होते हैं। इसका 9वां लक्षण है पॉपुलेशन डिस्पर्जन या समष्टि वितरण। जीव समष्टि के प्रत्येक सदस्यों में अधिक भौगोलिक क्षेत्र में विकसित होने की पाई जाती है। पॉपुलेशन डिस्पर्जन मतलब एक एरिया में पॉपुलेशन किस तरह वितरित है या किस तरह बिखरी हुई है, वह सही पॉपुलेशन वितरण कहलाता है। ये 3 टाइप के होते हैं, रैंडम, यूनिफॉर्म, क्लब। अब जैसे इस डायग्राम में दिखा है, यूनिफॉर्म के अंदर एक क्षेत्र में जो पॉपुलेशन पाई जा रही है पूरी तरह समान रूप से फैली हुई है, इस घटना को हम कहते हैं यूनिफॉर्म। दूसरा टाइप होता है रैंडम, मतलब एक क्षेत्र के अंदर पॉपुलेशन रैंडमली फैली हुई है, कुछ यहाँ कुछ वहाँ, कोई निश्चित पैटर्न नहीं पाया जाता, तो वह क्या कहलाती है, पॉपुलेशन डिस्पर्जन, रैंडम टाइप का कहलाता है। और तीसरा पाया जाता है क्लब। डायग्राम में देखा गया एक क्षेत्र के अंदर कुछ पॉपुलेशन समूह बना के एक रूप में छितरी हुई है, मतलब समूह के रूप में किसी पूरे क्षेत्र के अंदर वो बिखरे हुए होते हैं, उस प्रकार के डिस्पर्जन को कहते हैं क्लम्प्ड डिस्पर्जन या संपूजित डिस्पर्जन। ये 3 प्रकार का पॉपुलेशन डिस्पर्जन पाया था, डायग्राम में दिखाया गया।
दिखाया गया है। 10वां टाइप होता है समष्टि दोलन या पॉपुलेशन ऑसिलेशन। दोलन मतलब कभी समष्टि बढ़ जाना घट जाना, ये समष्टि दोलन कहलाती है। मतलब पॉपुलेशन की आकार बढ़ना घटना, यही समष्टि दोलन कहलाता है, उतार चढ़ाव कहलाता है। यह दो कारकों को निर्भर करता है, मौसमी कारक और ये दो प्रकार का होता है, मौसमी उतार चढ़ाव और वार्षिक उतार चढ़ाव, या सीजनल फ्लक्चुएशन या एनुअल फ्लक्चुएशन। मौसमी उतार चढ़ाव जैसे कि जो मौसम पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि एग्जांपल वर्षा ऋतु में मक्खियों तथा मच्छरों की तादाद बहुत बढ़ जाती है, लेकिन सर्दियों गर्मियों में इनकी संख्या में कमी हो जाती है। यह मौसमी उतार चढ़ाव कहलाता है। इस घटना को हम सीवलराइट इफेक्ट या बॉटलनेक इफेक्ट भी कहते हैं। दूसरा टाइप होता है एनुअल फ्लक्चुएशन या वार्षिक उतार चढ़ाव। वार्षिक रूप से उतार चढ़ाव विभिन्न आंतरिक और बाह्य कारकों के कारण होता है। आंतरिक कारकों के कारण होने वाले परिवर्तन सामान्यतः अनियमित होते हैं, जबकि बाह्य कारकों के कारण होने वाले परिवर्तन चक्रीय व नियमित होते हैं। मतलब कि यह एनुअल रूप से एक पॉपुलेशन का कम या ज़्यादा होना वार्षिक उतार चढ़ाव कहलाता है। इसका 11वां लक्षण कहलाता है समष्टि प्रसार या पॉपुलेशन प्रोपगेशन। विभिन्न जैविक या औद्योगिक कारकों के मध्य होने वाली क्रिया के कारण समष्टि प्रसार की देखने की घटना बढ़ती है। मतलब पॉपुलेशन का फैलना, पॉपुलेशन का बढ़ना समष्टि प्रसार कहलाता है। डेफिनेट बहुत सारे कारकों से कारण होती है पॉपुलेशन प्रसार। मुख्य रूप से अत्यधिक जीव संख्या घनत्व, भोजन की कमी, बाढ़, पर्यावरण कार्य, बाढ़, सूखा, पर्यावरणीय कारक, स्थानीय परिवर्तन, इस पे बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर काम करते हैं। इमिग्रेशन, बह्य प्रवास, अंतर प्रवास आदि। बह्य प्रवास की बात की जाए, एमिग्रेशन की बात की जाए, विषम परिस्थिति से बचने के लिए पॉपुलेशन के कुछ सदस्य मूल स्थान को छोड़कर नए स्थान में चले जाते हैं। ये घटना एमिग्रेशन कहलाती है। इसके लक्षण होते हैं, ये अपने विषम परिस्थितियों में अपनी रक्षा करता है, वंशावली को सुरक्षित बनाने के लिए नए सदस्य उत्प्रास करके नई परिस्थिति बना लेते हैं, पुराने सदस्य मूल स्थान पर बने रहते हैं। मतलब एक जगह छोड़ के दूसरी जगह अगर पॉपुलेशन के कुछ सदस्य चले जाए तो वह घटना कहलाती है एमिग्रेशन। और अब इसकी बिल्कुल अपोजिट होती है इमिग्रेशन। मतलब एक जगह से कुछ जीव जगह छोड़ के जा रहे हैं तो दूसरी जगह आ रहे हैं तो वह घटना कहलाएगी इमिग्रेशन। ये भी डिफरेंट कारकों के लिए होती है, जैसे कि फूड के लिए, इंसानों की बात की जाए तो नौकरी वोकरी के लिए बाहर जाके बस जाते हैं, तो ये घटना कहलाती है इमिग्रेशन। तीसरा होता है माइग्रेशन या प्रवास। वर्ष के एक निश्चित समय में एक पॉपुलेशन के एक सदस्य एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये घटना में पक्षियों में देखने को मिलती है, जैसे कि कई पक्षी सर्दियों में एक जगह से दूसरी जगह चल जाते हैं, फिर वापस सर्दियां खत्म होने पे वापस आ जाते हैं। एमिग्रेशन, इमिग्रेशन एक तरफा होता है, परंतु माइग्रेशन या प्रवास जो होता है वो दो तरफा होता है। वो जीव जो जाते हैं वापस आते भी हैं, तो इस घटना को हम कहते हैं प्रवास। इसलिए प्रवास में बताया गया है, यह घटना प्रवास कहलाती है। अब तीसरा टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन बढ़ना। पॉपुलेशन ग्रोथ मेनली दो टाइप की होती है, जे पैटर्न और एस पैटर्न। जे प्रकार की वृद्धि के अंदर इस प्रतिरूप में जनसंख्या घनत्व बहुत तेजी से बढ़ता है शुरू के अंदर, फिर एक टाइम बाद रुक जाता है एक लिमिट आने के बाद, जैसे कि इस ग्राफ में दिखाया जे टाइप के अंदर बन रहा है। शुरू में पॉपुलेशन 1 अप्रैल से अगस्त के बीच में बहुत तेजी से बढ़ी और अगस्त में जाने के बाद दिसंबर तक आने के बाद लिमिट में रुक गई। तो इस प्रकार का जो जनसंख्या वृद्धि होती है यह जे टाइप ग्रोथ पैटर्न कहलाता है। इसका जो फार्मूला होता है वह RN/ΔN/Δt दिया गया है। इसका दिखाया गया है ΔN/Δt एवरेज चेंज इन टाइम, एन इनिशियल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, टी टाइम, आर रेट ऑफ इंक्रीज, डेल्टा मतलब स्मॉल चेंजेस। दूसरे प्रकार का होता है एस पैटर्न ऑफ ग्रोथ। इस प्रकार का वृद्धि चक्र एस आकार अर्थात सिग्मोइड प्रकार का होता है। इसकी 3 फेज पाई जाती है। पहला धनात्मक त्वरित अवस्था या प्लस एक्सेलरेशन फेज, दूसरा लॉगरिथमिक फेज, तीसरा नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज। जैसे कि इसमें डायग्राम में दिखाया गया एस रूपी बनाया जाता है। धनात्मक या पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज के अंदर अनुकूल क्षेत्र के कारण जनसंख्या में धीरे धीरे वृद्धि होती है। लॉगरिथमिक फेज के अंदर जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होती है तथा ऋणात्मक त्वरित अवस्था या नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज के अंदर पर्यावरणीय कार्य अन्य कारणों से जनसंख्या वृद्धि में फिर धीरे धीरे कमी होने लग जाती है। तो इस प्रकार का एस रूपी एक कर्व मिलता है जिसको हम एस रूपी पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। इसका फार्मूला होता है ΔN/Δt इक्वल टू RN ब्रैकेट में K-N/K। तो इसमें दिखाया गया ΔN/Δt रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ टाइम, R बराबर स्पेसिफिक ग्रोथ टाइम, N बराबर द पॉपुलेशन साइज, K इक्वल टू मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज।
अगर हम बात की जाए इसके कर्व की, तो हम कर्व जिसमें दिखाया गया है लिमिट, नेगेटिव एक्सेलरेशन रेट घटती हुई लॉगरिथमिक पेस एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन रेट, इस पूरे डायग्राम में दिखाया गया है। अब वृद्धि का मापन किस तरह करते हैं, तो इसमें दो उदाहरण दिए गए हैं कि एक पॉपुलेशन एक पॉपुलेशन में थ्रिप्स की संख्या 20,000 से 1,40,000 तक 9 महीनों में हो जाती है, इसके पश्चात वृद्धि में कमी हो जाती है। तो ये किस टाइप की ग्रोथ है, ये जे टाइप प्रकार की ग्रोथ है। तो इसका फार्मूला लगाते हैं, आर जिसका फार्मूला लगाया गया, फार्मूला के अंदर इसके जो अप्लाई करते हैं कि आर बरा इक्वल टू 1,20,000 अपॉन 20,000 इंटू 9, तो फार्मूला करने पे हमें ग्रोथ रेट आती है 3.3,000 पर मंथ जिनकी पॉपुलेशन हो रही है। दूसरे प्रकार के एग्जाम्पल में दिखाया गया कि तस्मानिया में भेड़ों की संख्या वृद्धि 5 लाख से 20 लाख तक 60 वर्षों में हो जाती है। यह वृद्धि अगले 60 वर्षों में जारी रहती है। तो भेड़ों वाले होने वाली वृद्धि दर को ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें एस टाइप की ग्रोथ रेट पैटर्न दिखाया गया है। इसमें अगर फार्मूले में अप्लाई किया जाए ये सब, तो हमें पाया जाता है आंसर क्या मिलता है, 0.5,000 पर ईयर भेड़ों की संख्या में ग्रोथ हो रही है। तो ये दो फार्मूले अप्लाई करके हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मालूम कर सकते हैं। धन्यवाद। इस प्रकार से पॉपुलेशन इकोलॉजी का टॉपिक पूरा खत्म होता है।